उस्ताद भूरे का अड्डा वहां से काफी दूर था। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का फासला तो रहा होगा। हम जो ही अंदर दाखिल हुए, भूरे के एक साथी ने झपट कर गेट बंद कर दिया। वो खासा बड़ा सेहन नुमा अहाता था। उसमें एक तरफ 2-3 चारपाइयां थीं जिन पर कुछ लोग बैठे हुए थे। नजदीक ही बड़े से एक तख्त पर कुछ लोग बैठे ताश खेल रहे थे। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उन सब ने हमारी तरफ देखा। फिर भूरे को देखकर वो सब खड़े हो गए। तख्त पर बैठे हुए लोग फुर्ती से नीचे उतर गए और जल्दी जल्दी उस पर बिछी हुई चादर दुरुस्त करने लगे। भूरा मुझे लिए हुए उसी तख्त की तरफ बढ़ गया। हम तख्त के नजदीक पहुंचे ही थे कि उस्ताद भूरे के कुछ आदमियों ने मुझे घेर लिया। उनमें वो पेश था जिसने होटल में मेरे हाथों मार खाई थी। मार खाने वाला अजीब सी आवाज में बोला, अब मैं तुझे बताऊंगा कि हाथ पैर कैसे चलाए जाते हैं। तूने लात मार कर मेरे 3 दांत तोड़ दिए। मैंने हैरत से भूरे की तरफ देखा। वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था बल्कि उन आदमियों को घूर रहा था जिन्होंने मुझे घेरा था। उस वक्त उसकी आंखों से गोया शोले निकल रहे थे। वो गरज कर बोला, ये सब क्या हो रहा है? अब तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई है कि तुम मेरे मेहमान पर हथियार उठाने लगे हो। उनमें से एक आदमी आहिस्ता से बोला, मगर उस्ताद, इसने नसीर के 3 दांत तोड़ दिए। भूरा गरजा, दफा हो जाओ तुम सब यहाँ से, वरना इसके बाकी दांत भी तोड़ दूंगा। मैंने कहा, मेरी वजह से इन लोगों को नाराज मत करो उस्ताद, बस उस गिटार वाले को मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भूरे ने कहा, भूरा जिसे एक दफा दोस्त कह दे फिर मरते दम तक उससे दोस्ती निभाता है। खून के रिश्ते भी उसके लिए रुकावट नहीं बन सकते। मैं उससे कहने वाला था कि ये किस फिल्म का डायलॉग है, मगर उसके लहजे के खुलूस ने मुझे जबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया। फिर वो चौंक कर बोला, तुम्हें आखिर उस गिटार वाले की इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुम किसी एजेंसी के आदमी हो? तुमने मुझे अब तक अपना नाम भी नहीं बताया। मैंने कहा, तुम्हें मेरी किसी बात से शुबा हुआ है कि मैं एजेंसी का आदमी हूँ? उस्ताद ने कहा, उस नौजवान से और किसे दिलचस्पी हो सकती है? फिर इस इलाके में किसी की जुर्रत भी तो नहीं है कि जो भूरे की आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सके। फिर वो चौंक कर बोला, तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। मैंने कहा, छोड़ो उस्ताद, नाम में क्या रखा है? दोस्त को जिस नाम से भी पुकारो वो दोस्त ही रहेगा। फिर मैंने अचानक कहा, तुम मूसा खान के लिए कब से काम कर रहे हो? भूरा यूं उछला जैसे उसे बिजली का करंट लगा हो। फिर वो गौर से मेरी शक्ल देखता हुआ बोला, इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा सही था, तुम वाकई एजेंसी के आदमी हो। अब तुम्हें दोस्त कह दिया है तो दोस्ती निभाऊंगा भी, चाहे तुम मुझे फांसी के तख्ते पर ही क्यों ना पहुंचा दो। हाँ, मैं मूसा खान के लिए काम करता हूँ। मैंने कहा, मैं एजेंसी का आदमी नहीं हूँ, बल्कि वो हूँ जिसे तुम इस नौजवान के जरिए कत्ल कराना चाहते थे। उस्ताद के चेहरे पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उसने बेयकीनी से कहा, तुम कामरान हो? मैंने कहा, हाँ, मैं कामरान हूँ, और होटल से ही उस गिटार वाले का पीछा करता हुआ वहां तक पहुंचा था। उसका निशाना बिलाशुबा गजब का है, मगर इसे मेरी खुशकिस्मती या उसकी बदबख्ती समझ लो कि ऐन वक्त पर मैं उसके टारगेट से हट गया। बस चंद लम्हे की बात थी। वो बोला, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम पर फायर इसी नौजवान ने किया है? वहां तो बहुत से आदमी होंगे। फिर इस किस्म के नौजवान तो यूं भी बड़े होटलों के पास नजर आते हैं। मैंने कहा, मैंने गोली के रुख से अंदाजा लगाया कि फायर सामने वाली इमारत के किसी कमरे से किया गया है। मैं बर्क रफ्तारी से उस इमारत के सदर दरवाजे पर पहुंच गया। अब ये इस नौजवान की हिमाकत है कि ये फौरन ही वहां से निकल भागा। अगर वो 1 आध घंटा वहीं छुपा रहता तो मुझे कयामत तक मालूम ना होता कि मुझ पर फायर किसने किया है। उस्ताद भूरे ने कहा, वाकई तुम खतरनाक हद तक ज़हीन हो, ताकतवर और जीदार हो। मैंने कहा, इस किस्म के और भी बहुत से अल्फाज बाकी हैं, वो भी कह दो, मसलन बहादुर। उस्ताद भूरे ने मेरी बात काट दी, बोला, कामरान, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने तुम्हारा नाम इतना सुना था कि देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि मूसा खान ने तुम्हारे ही कत्ल का हुक्म दिया है, वरना, मैंने तंज़िया लहजे में कहा, वरना तुम इनकार कर देते। उसने कहा, तुम यकीन करो या मत करो, मगर मैं तुम्हें कत्ल कभी न करता। मैं शुरू ही से मूसा खान से कह रहा हूँ कि कामरान से दुश्मनी करने की बजाय उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अगर वो हमारे साथ शामिल हो गया तो हमारी ताकत 4 गुना हो जाएगी। मगर मूसा खान तो तुम्हारा नाम सुनकर गालियां बकने लगता है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। कहा, फिर अब क्या होगा? क्या तुम मेरी खातिर मूसा खान से दुश्मनी ले सकते हो? मेरे लहजे में तलखी थी। उस्ताद भूरे ने फैसला कुन लहजे में कहा, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं उससे दुश्मनी मोल ले सकता हूँ। मैंने उठते हुए कहा, फिलहाल तुम मूसा खान से दुश्मनी मत मोल लो, बस उससे कह देना कि मिशन नाकाम हो गया। अब मैं चलता हूँ। उस्ताद भूरे ने हाथ पकड़कर मुझे दोबारा बिठाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। मैंने हंसकर कहा, जिंदगी और दोस्ती रही तो खाने के बहुत से मौके आएंगे। तुम फिलहाल उस नौजवान को संभालो जो मुझे कत्ल करने गया था। मुमकिन है वो मुझे कामरान की हैसियत से न पहचानता हो, मगर ये तो बता ही सकता है कि जिस आदमी को मैं खत्म करने गया था वो मूसा खान का पुराना दोस्त है। वो तो यही समझ रहा होगा
भूरे ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। सामने की ये बात मेरी मोटी अकल में नहीं आई। इस नौजवान का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसने बंदोबस्त पर खासा जोर दिया। मैं जानता था कि इस बंदोबस्त से उसकी क्या मुराद है, मगर ये उसका मसला था। अगर वो उस नौजवान को ठिकाने लगाना चाहता था तो मैं भला क्या कर सकता था। मैंने कुछ सोचकर कहा, तुम उस नौजवान को जरा यहाँ बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। लगता है वो तुम्हारा आदमी नहीं है, बल्कि तुमने वक्ती तौर पर उससे काम लिया है। उस्ताद भूरा हंसकर बोला, तुम क्या नजूमी हो? हाँ, वो मेरा आदमी नहीं है, एक आवारा गर्द है, मगर उसका निशाना बहुत गजब का है। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। उसने अपने एक आदमी से कहा, जान मोहम्मद, जरा उस पंछी को यहाँ लाओ। थोड़ी देर के बाद वो पंछी मेरे सामने खड़ा था। उसके शाने से गिटार का केस अब भी झूल रहा था। बड़े बड़े बाल कॉलर से नीचे तक फैले हुए थे। उसका जिस्म मजबूत और आंखों में जहानत की चमक थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अब तक वो सहमने की और खौफजदा होने की अदाकारी करता रहा हो। अपने अंदाज़ो अतवार से, खास तौर से आंखों से, वो मुझे उतना बुज़दिल दिखाई नहीं दिया जितना जाहिर करता रहा था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। कहा, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, मेरा नाम हामिद है, मगर आपको नाम से क्या? मैं जानता हूँ कि अब ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा, मुझे जानते हो? वो बोला, मैं भला आपको नहीं जानूंगा, आप ही की वजह से तो मुझे मरना पड़ेगा। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, जाहिर है किसी न किसी को तो मरना ही था। अगर आपकी बीवी ऐन वक्त पर तकिया न उछालती तो मेरी गोली आपकी जान ले लेती। मैंने कहा, इन लोगों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा इशारा उस्ताद भूरे की तरफ था। वो बोला, बस इतना ताल्लुक है कि इन्होंने मुझे हायर किया था। मैं वैसे भी आजकल कल्लाश हो रहा हूँ, इसलिए काम की हामी भर बैठा, वरना मैंने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने पूछा, तुम करते क्या हो? उसने हंसकर कहा, कुछ भी नहीं, बाप ने मुझे तालीम के लिए अमेरिका भेजा। मेरे पीछे उनका इंतकाल हो गया। मैं तालीम अधूरी छोड़कर लौटा तो मालूम हुआ कि हमारी जमीनों पर मेरे चाचा और ताया ने कब्जा कर लिया। माँ तो बचपन में ही मर गई थी। मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊं, मगर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं वापस अमेरिका ही चला जाऊं। मुकदमे के लिए पैसे कहाँ से लाता? अमेरिका के एक शूटिंग क्लब में मैंने निशानेबाजी में महारत हासिल की थी। वही महारत आज मेरी जान लेगी। मैंने कहा, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, अगर तुम वादा करो कि आइंदा शरीफाना जिंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चाहो तो तुम्हें अमेरिका भी भिजवा सकता हूँ। वो बोला, अगर आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं तो मुझे अमेरिका भिजवा दें। मेरे पासपोर्ट पर अमेरिका का वीजा मौजूद है। अगर मेरी सीट आज कंफर्म हो जाए तो मैं आज ही इस मुल्क से निकल जाऊंगा। यहाँ मेरा है ही कौन? मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द अमेरिका रवाना कर दूंगा, उस वक्त तक तुम यहीं रहो। फिर मैं उस्ताद भूरे से मुखातिब हुआ। कहा, इसे फौरी तौर पर अमेरिका भिजवा दो, टिकट के अलावा कुछ रकम और दे देना। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। कहा, अब मैं चलता हूँ। उस्ताद मुझे बाहर तक छोड़ने आया। फिर बोला, क्या वाकई इस लड़के को अमेरिका भिजवाना है? मैंने कहा, हाँ भाई, ना वो मुझे जानता है ना मूसा खान को। इसके यहाँ रहने में भी कोई खतरा नहीं है, मगर एहतियात के तौर पर इसे अमेरिका ही भिजवा दो। इसकी जान लेकर हमें क्या मिलेगा? वो बोला, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे कल ही अमेरिका भिजवा दूंगा। फिर उसने मुझसे कहा, मेरा टेलीफोन नंबर लिख लो, तुम्हारा तो कोई मुस्तकिल ठिकाना है नहीं। मैंने जेब से पॉकेट डायरी निकाली और उसका फोन नंबर लिख लिया। मेन रोड पर पहुंचते ही मुझे एक टैक्सी मिल गई। ग्लोरिया बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। मुझे देखते ही वो फट पड़ी। बोली, तुम बाज़ औक़ात बहुत तकलीफदेह हो जाते हो कामरान, खुद को अक्ले कुल समझने लगते हो। मैं समझाती भी रही कि सामने वाली बिल्डिंग में दर्जनों ऑफिसेज हैं। फायर करने वाले ने वहीं कहीं से फायर किया होगा और छुपकर वहीं बैठ गया होगा, मगर तुम तो कभी कभी पागल बच्चे बन जाते हो। जो धुन सवार हो गई हो गई। मिल गया फायर करने वाला। मैंने मुंह बनाकर कहा, बोल चुकी तुम या मजीद बोलना है? इतनी डांट टपट तो सगी बीवियां तक नहीं करती। मैं अगर चला भी गया था तो क्या कयामत आ गई। वो बोली, कोई कैप्टन आबिद है, 2 दफा उसका फोन आ चुका है। एक दफा कोई कर्नल साहब भी तुमसे बात करना चाह रहे थे। 2 दफा किसी अजनबी शख्स का फोन आया था। मैंने उसे नाम पूछने की कोशिश की तो उसने सिर्फ इतना बताया कि मुझे तैमूर के सिलसिले में कामरान से कुछ बात करना है और लाइन काट दी। मैंने कहा, चलो अब मैं आ गया हूं तो इन सब लोगों से बात भी कर लूंगा, मगर तुम तो यूं बिफरी हुई टहल रही हो जैसे जू के किसी पिंजरे में शेर टहलता है। बोली, अच्छा, ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है, ये बताओ तुम कहाँ झक मारते रहे हो? मैं तो समझ रही थी कि तुम हमलावर को जिंदा या मुर्दा साथ लेकर ही लौटोगे। उसके लहजे में तंज था। मैंने कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने हमलावर को पकड़ लिया है। उसे मूसा खान के एक आदमी ने मेरे कत्ल पर मामूर किया था। अगर तुम ऐन वक्त पर मुझे तकिया न मारती तो अभी यहाँ मेरी लाश पड़ी होती और पुलिस तुमसे जिराह कर रही होती, या तुम मेरी लाश छोड़कर फरार हो गई होती। वो बोली, मगर मूसा खान को कैसे मालूम हुआ कि हम इस होटल में मुकीम हैं? तुमने अगर उस आदमी को पकड़ लिया था तो उससे पूछा नहीं कि यहाँ का एड्रेस उसे किसने दिया? मैंने कहा, जाहिर है उसे ये एड्रेस मूसा खान के आदमी ही ने दिया होगा। वो उससे ये तो पूछने से रहा
कि हुजूर जिस पते पर आप मुझे भेज रहे हैं वो आपको कहाँ से मिला। मेरे अंदाज पर ग्लोरिया हंसने लगी, फिर हंसते हंसते बोली, तो वो आदमी इस वक्त कहाँ है? क्या तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? मैंने कहा वो आदमी इस वक्त। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली, अब तुम ही रिसीव करो। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ नाजिम था। मैंने जल्दी से कहा, हेलो नाजिम, कहाँ से बोल रहे हो? उसने कहा, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैंने बेताबी से पूछा, तैमूर और इरफान का क्या हाल है? वो बोला, अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वैसे तुम यहाँ आ जाओ तो अच्छा है। मैंने कहा, मुझे एड्रेस बताओ, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। वो बोला, तुम ऐसा करो कि वो कुछ कहते कहते रुक गया, फिर बोला, तुम्हारे पास गाड़ी तो है ना? मैंने कहा, नहीं यार, इस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं है। नाजिम ने कहा, अच्छा तो फिर तुम मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बस तुम होटल के लाउंज में पहुंच जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ग्लोरिया ने बेताबी से पूछा, क्या हाल है तैमूर का, और वो तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? मैंने कहा, भाई तैमूर से मिलने के लिए, और क्यों। ऐसा करो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं लाउंज में जा रहा हूँ, वहीं से कैप्टन आबिद को फोन कर लूंगा। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, और हाँ जरा एहतियात रखना, ये जगह मूसा खान के इल्म में आ चुकी है। वो एक दफा कातिलाना हमला करा सकता है तो दूसरी दफा भी करवा सकता है। ग्लोरिया ने कहा, मेरी फिक्र मत करो, मैं हर मामले में और हर वक्त मोहतात रहती हूँ। मैं उस वक्त बहस के मूड में नहीं था, इसलिए खामोशी से होटल के लाउंज में आ गया। मैंने लाउंज में पहुंचकर इधर उधर नजर दौड़ाई। नाजिम अभी तक नहीं पहुंचा था। मैंने इस्तकबालिया काउंटर से कर्नल साहब का नंबर मिलवाया। दूसरी तरफ फौरन ही किसी ने रिसीवर उठा लिया और कर्नल साहब की भारी आवाज गूंजी, हेलो। मैंने कहा, मैं। उन्होंने मुझे टोक दिया, नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी कुछ देर पहले फोन किया था तो तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम मौजूद नहीं हो। मैंने तुम्हारे दोस्त का सुराग लगा लिया है, वो खैरियत से है, चाहो तो मुझसे एड्रेस लेकर उससे मिल लेना। मैंने कहा, थैंक यू वेरी मच। आप ये बताइए कि अब जावेद की तबीयत कैसी है? वो बोले, उसका ऑपरेशन हुआ है, ट्यूमर तो निकाल दिया गया है, मगर उसे अभी कम से कम 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहना होगा। मैंने कहा, मगर आप तो कह रहे थे कि वो घर। वो बोले, मैं तुम्हें परेशानी से बचाना चाहता था, हॉस्पिटल जाकर तुम खामखा परेशान होते। उसके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम सुबह मुझसे मिल लो, सारी बातें फोन पर तो नहीं हो सकती। मैंने कहा, वैसे जावेद ठीक तो है, कोई तशवीश की बात तो नहीं? कर्नल साहब ने हंस कर कहा, ओवैस, ही इज ऑल राइट, बस जख्म ठीक होने में वक्त लगेगा, वैसे उसकी हालत खतरे से बाहर है। मैंने कहा, ओके, मैं सुबह आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, खुदा हाफिज, और लाइन मुनक़ता कर दी। मैं रिसीवर रख कर पलटा तो नाजिम को देखा। वो होटल के लाउंज में एक सोफे पर बैठा मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं उससे कुछ कहे बगैर होटल से बाहर निकल गया। इस दौरान में ग्लोरिया भी वहां पहुंच गई। नाजिम मेरे पीछे पीछे बाहर आया, मगर ग्लोरिया को देख कर खामोश हो गया। वो ये समझ रहा था कि शायद वो बरामदे में खड़ी किसी टैक्सी या अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही है। मैंने कहा, हाँ नाजिम, कैसा है तैमूर? वो लोग हैं कहाँ? वो बोला, जरा एहतियात करो, बाज गैर मुल्की ऐसे भी होते हैं जो उर्दू अच्छी तरह समझते हैं। उसका इशारा ग्लोरिया की तरफ था। मैंने कहा, अरे ये ग्लोरिया है, तुमने इसका नाम तो सुना होगा। वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ये हैं आपकी मिसेस? मैंने मुंह बनाकर कहा, फिलहाल तो यही हैं। फिर इंग्लिश में बोला ताकि ग्लोरिया भी समझ ले, तैमूर और इरफान कहाँ हैं? नाजिम ने अटक अटक कर कहा, मेरी इंग्लिश भी गुजारे लायक है, इसलिए मजाक मत उड़ाना। वो दोनों नॉर्थ नाजमाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। मैंने कहा, चलो फिर वहीं चलते हैं। हम होटल के पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ने लगे। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये होटल मूसा खान की नजरों में आ चुका है। इसका मतलब यही था कि माइकल भी मेरे ठिकाने से वाकिफ हो गया होगा। ऐसे में पार्किंग लॉट में जाना परेशानी मोल लेने के मुतरादिफ था। इस किस्म की वारदातों के लिए पार्किंग लॉट बहुत मुनासिब होते हैं। मैंने उस तरफ जाने का रिस्क मोल नहीं लिया और नाजिम से कहा, तुम गाड़ी लेकर आओ, हम लोग यहीं तुम्हारा इंतजार करते हैं। वो खामोशी से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मूसा खान को हमारे इस ठिकाने का इल्म कैसे हुआ। यहाँ का इल्म सिर्फ कर्नल साहब को था या कैप्टन आबिद को? तो क्या उन लोगों में से कोई हमें डबल क्रॉस कर रहा है? फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि नाजिम को यहाँ का फोन नंबर किसने दिया। अचानक ग्लोरिया ने मेरा कंधा पकड़कर झंझोड़ा, बोली, कहाँ गुम हो? वो बेचारा कब से गाड़ी के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, कब से क्या मतलब? क्या 2-4 महीने हो गए हमें यहाँ खड़े हुए? उसने कोई जवाब दिए बगैर मुझे गाड़ी की तरफ धकेल दिया। मैंने पहले पैसेंजर सीट पर बैठने का इरादा किया, फिर पिछली सीट का दरवाजा खोल कर गाड़ी में बैठ गया। ग्लोरिया पहले ही दूसरी तरफ से पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने नाजिम से कहा, माइंड मत करना, मैं पिछली सीट पर इसलिए बैठा हूं कि मुझे खतरा महसूस हो रहा है, कोई हमारा पीछा न करे। ये ठिकाना भी दुश्मनों की नजरों में आ चुका है। मैं पिछली सीट पर बैठकर ज्यादा बेहतर तरीके से इर्द गिर्द का जायजा ले सकूंगा। कहीं तुम ये ना सोचो कि इन लोगों ने तो मुझे ड्राइवर ही बना दिया। नाजिम ने कहा, तुम बोलते हो तो फिर बोलते ही जाते हो। अगर खतरे की बात है तो मेरी तरफ से तुम गाड़ी की छत पर बैठ जाओ, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। फिर वो संजीदा होकर बोला, वैसे तुमने बताकर अच्छा किया,
अब मैं ऐसे रास्तों से गुजरूंगा जहां ट्रैफिक कम या ना होने के बराबर हो। इस तरह हमें ताक़ुब का इल्म हो जाएगा। मैंने चौंक कर कहा, पहले एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ ठहरे हुए हैं? वो बोला, सुबह मेरे पास एक नौजवान आया था। वो अपना नाम आबिद बता रहा था। उसी ने मुझे बताया कि कामरान और ग्लोरिया इस जगह ठहरे हुए हैं। वो तो असल में तैमूर और इरफान के बारे में पूछने आया था। मैं समझा कि आपका कोई साथी होगा। मैंने हंसकर कहा, मेरा साथी होता तो मुझे इल्म न होता कि तैमूर इस वक्त कहाँ है। नाजिम एकदम संजीदा हो गया। बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर वो लोग भी खतरे में हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मैंने उसकी बात का जवाब न दिया, बल्कि इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। अभी तक मुझे कोई ऐसी गाड़ी दिखाई नहीं दी थी जिस पर ताक़ुब का शुबा होता। मैंने नाजिम से कहा, ऐसा करो, गाड़ी को शारे फैसल पर लेकर कारसाज से अंदर घूम जाओ। उसने कोई जवाब दिए बगैर एक मोड़ के बाद गाड़ी का रुख शारे फैसल की तरफ कर दिया। उसके साथ ही मुझे एक टोयोटा क्राउन भी उसी तरफ मुड़ती नजर आई। उसके पीछे 2 गाड़ियां और थीं। हम अब नर्सरी से गुजर रहे थे। वहां से एक रास्ता महमूदाबाद की तरफ निकलता था। मैंने अचानक नाजिम से कहा, गाड़ी को महमूदाबाद की तरफ मोड़ लो। गाड़ी खासी स्पीड में थी। नाजिम ने फुल ब्रेक लगाए और दरमियानी कट से गाड़ी इंतहाई महारत के साथ महमूदाबाद की तरफ मोड़ ली। मैंने घूमकर देखा, टोयोटा क्राउन भी उसी कट से महमूदाबाद जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ रही थी। मैंने कहा, आगे जाकर किसी पान की दुकान से कोई फर्जी पता मालूम करना और गाड़ी का रुख वापस मोड़ लेना। वो पान की दुकान पर रुका तो टोयोटा क्राउन हमसे कुछ फासले पर रुक गई। मैंने देखा उसमें ड्राइवर समेत 3 आदमी मौजूद थे। हुलियों से तीनों ही इस काबिल नहीं लग रहे थे कि टोयोटा क्राउन जैसी बड़ी और महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। नाजिम फर्जी पता पूछकर वापस आया तो मैंने उसे गाड़ी वापस लेने का इशारा किया। हमारी गाड़ी के साथ ही टोयोटा क्राउन भी हरकत में आ गई। फिर यूटर्न लेकर वो एक मर्तबा फिर हमारे ताक़ुब में लग गई। मैंने नाजिम को हिदायत की, गाड़ी को स्टेडियम रोड से राशिद मिन्हास रोड की तरफ निकालो। एक गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है, मैं पहले उन लोगों से निमटना चाहता हूँ। ग्लोरिया ने कहा, उन्हें डॉज देकर निकलो। उन्हें ठिकाने लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। यूं भी हमें होटल छोड़ना है। फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें तैमूर और इरफान के ठिकाने का इल्म ना हो। बात माकूल थी, इसलिए मैंने नाजिम से कहा, यार किसी तरह इस गाड़ी से छुटकारा हासिल करूं। वो बोला, ये तो कोई मसला है ही नहीं। वो दोबारा शारे फैसल पर घूम गया। फिर उसने टीपू सुल्तान रोड से गाड़ी मोड़ी और कई गलियों में चक्कर लगाने के बाद एकदम शहीद मिल्लत रोड पर आकर गाड़ी दोबारा शारे फैसल की तरफ ले गया। इस दौरान में क्राउन कहीं गुम हो चुकी थी। कारसाज से उसने गाड़ी फिर अंदर की तरफ घुमाई और फुल स्पीड में रवाना हो गया। हम 10 मिनट के बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद के उस हॉस्पिटल में मौजूद थे जहां तैमूर और इरफान एडमिट थे। मुझे देखकर तैमूर की आंखों में आंसू आ गए। इरफान भी बहुत जज्बाती हो रहा था। उन दोनों के चेहरों पर जर्दी खंडी हुई थी। शायद बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से उनका खून बहुत ज्यादा जाया हो गया था। नाजिम हमें छोड़कर डॉक्टर से मिलने चला गया। थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर के साथ वापस आया। डॉक्टर ने कहा, मुझे रिलीज करने पर कोई एतराज नहीं है, मगर इन दोनों को अभी मजीद ब्लड की जरूरत है। नाजिम ने कहा, ब्लड का बंदोबस्त हम कर लेंगे। आप तो जानते हैं कि मैं यहाँ किन हालात में इन्हें लेकर आया था। दुश्मनों को हमारे इस ठिकाने का इल्म हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका हॉस्पिटल बर्बाद हो। मैं इसलिए फौरी तौर पर इन लोगों को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें जहाँ भी ले जाएंगे, मगर एक पॉइंट ब्लड जरूर लगवा दें। मैं अभी उसका बंदोबस्त कर देता हूँ। मेरा कोई कंपाउंडर या नर्स ये काम कर लेगी। आप सिर्फ उसे यहाँ आकर ले जाइएगा। नाजिम ने कहा, थैंक यू डॉक्टर, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना चाहते हैं। आप प्लीज हमारा बिल बना दें। बिल की अदायगी भी मना करने के बावजूद नाजिम ने ही की। यूं भी मेरी रकम तो उस गाड़ी की डिक्की में थी जो आबिद ले गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने नए ठिकाने से न आबिद को आगाह करूंगा न कर्नल साहब को। मगर नया ठिकाना कौन सा होगा, बार बार यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था।